नमस्ते। मैं डॉक्टर संपत राम रैगसा, आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई। प्रिय विद्यार्थियों, आज BA पार्ट सेकंड के प्रश्न पत्र सेकंड में केंद्र एवं राज्य संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। संघीय संविधान राष्ट्रीय संप्रभुता तथा राज्य संप्रभुता के बीच, जो कि ऊपरी दृष्टि से विरोधी जान पड़ती है, सामंजस्य पैदा करने का एक प्रयत्न करना है। संविधान के अंतरंग में ये कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो सामंजस्य के तौर तरीके पर प्रकाश डालते हैं। केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघीय प्रणाली को हम सहकारी संघवाद की संज्ञा देते हैं। इस व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली तो होती है, किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्र में कमज़ोर नहीं होती हैं। उनको भी इस प्रकार की कुछ शक्तियां दी जाती हैं। साथ ही दोनों ही सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता होती है और इस व्यवस्था की मुख्य ये लक्षण होता है कि वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होती हैं। इसके साथ ही संघवाद का बुनियादी तत्व यह है कि शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी केंद्र एवं राज्यों के बीच अंतर क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह सहयोग केंद्र एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच में ही नहीं, अपितु विभिन्न प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के माध्यम में भी दिखलाई देता है। भारतीय संविधान में ऐसी स्थितियों को अपनाने की चेष्टा की गई है। अमेरिका के संविधान की कुछ विपरीत, जिसमें केवल सरकार की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है और अवशेष शक्तियों राज्यों के बीच में दी गई हैं। इसके साथ ही भारत के संविधान को केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की एक अधिक निश्चित एवं सुस्पष्ट योजना अपनाई गई है। संविधान के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संघ एवं राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी उनको 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें हम पहला भाग ये कह सकते हैं, पहला जो क्षेत्र है वो ये है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच वैधानिक संबंध है। दूसरा बिंदु यह है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच में प्रशासनिक संबंध। तीसरा यह है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध। तो हम पहला जो तत्व है उसका अध्ययन करेंगे कि भारतीय संघ में केंद्र एवं राज्य में वैधानिक संबंध क्या है, किस प्रकार से वैधानिक संबंध पाए जाते हैं। इसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हमें पता लगता है कि संघ एवं राज्यों की वैधानिक संबंधों का संचालन उन 3 सूचियों के आधार पर होता है। 3 भागों में जो सूचियां बटी गई हैं जिनके आधार पर होता है, जिन्हें हम संघ सूची यानी कि यूनियन लिस्ट, राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट एवं समवर्ती सूची यानी कंक्रीट लिस्ट का नाम दिया गया है। यानी इनको 3 भागों में बांटा गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस प्रकार से इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि संघ सूची में कौन कौन से विषय आते हैं या रखे गए हैं। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के ऐसे विषयों को रखा गया है जिनके संबंध में संपूर्ण देश में एक ही प्रकार की नीतियों को अपनाया जाना कहा जा सकता है। यानी पूरे देश में इस प्रकार की एक प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई हैं, उनको हम इसमें रख सकते हैं। इसके साथ ही इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण के अधिकार संघीय संसद को प्राप्त होते हैं। कानून बनाने के जो अधिकार हैं वो संघ को प्राप्त होते हैं। इस सूची में कुल 97 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख ये हैं जिसमें रखा गया, जैसे रक्षा है, वैदेशिक संबंध मामलों का है, युद्ध एवं संधि है, देशीकरण है, नागरिकता है, विदेशियों का आना जाना, रेल, बंदरगाह, हवाई जहाज, डाक, तार, टेलीफोन, बेतार, मुद्रा निर्माण, बीमा, खाने और खनिज आदि जो राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उनको इसमें रखा गया है। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची, इससे सूची में साधारणतः वे विषय रखे गए हैं, वे विषयों को बताया गया है जो क्षेत्रीय महत्व के हैं और इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार सामान्यतः राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को ही प्राप्त होता है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार से हैं
जिसमें कह सकते हैं कि जैसे पुलिस है, न्याय है, जेल है, स्थानीय स्वशासन है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़कें आदि इस प्रकार इस विषय रखे गए, आदि को इस प्रकार के विषय में रखे गए हैं। तीसरी आती है अब समवर्ती सूची। समवर्ती सूची औपचारिक रूप में और कानूनी दृष्टि से इन तीनों सूचियों के विषयों की संख्या में वही बनी हुई है जो कि मूल संविधान में थी। इसके साथ इस सूची में साधारणतः ये विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघीय एवं क्षेत्रीय दोनों की दृष्टि से होता है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों को ही कानून बनाने का अधिकार रखते हैं, बना सकती हैं। यदि इस सूची में किसी विषय पर संघ तथा राज्यों सरकारों के द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी होता है तो सामान्यतः संघ का कानून मान्य होगा, उस पर संघ जो कानून बनाती है वही लागू होगा, राज्यों का नहीं होगा। अगर विरोधाभास की स्थिति पैदा होती है उस स्थिति के अनुसार सामान्यतः संघ सूची इसमें का कानून मान्य होगा। इस सूची में कुल 47 विषय हैं जिनमें से कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार से हैं, जैसे फौजदारी है, विधि है, प्रक्रिया है, निवारण निरोध है, विवाह और विवाह विच्छेद, इस प्रकार के जो विषय आते हैं वो इसके अंतर्गत रखे गए। इसके साथ साथ ही दत्तक और उत्तराधिकारी, इसके अलावा कारखाने, श्रमिक संघ, औपचारिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक बीमा, पुनर्वास और पुरातत्व शिक्षा आदि, वन आदि इस प्रकार के विषय इसमें रखे गए हैं। मूल संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकारें यानी राज्य सरकारों के बीच में जो शक्ति विभाजन किया गया है वो, जिसमें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो किए गए हैं वो इस प्रकार से हैं। इस संवैधानिक संशोधन द्वारा राज्य सूची के 4 विषय जिसमें शिक्षा, वन, वन्यजीव, वस्तुओं और पक्षियों का संरक्षण और नापतोल आदि समवर्ती सूची में कर दिए गए हैं। और समवर्ती सूची में कुल नवीन विषयों की जो विषय हैं जिसमें 20 में जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन भी जोड़ा गया है, यानी नए विषय इस सूची के अंतर्गत जोड़े गए हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप गणना की दृष्टि से राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर के 62 रह गई, पहले 66 थी, और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़ाकर के 52 हो गई। लेकिन ये स्थिति मात्र गणना की दृष्टि से है। संविधान के अध्ययन के अंतर्गत गणना की तुलना में वो अधिक महत्व संवैधानिक दृष्टिकोण का होता है। संवैधानिक दृष्टिकोण से आज भी हम संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची तीनों सूचियों के विषयों की संख्या क्रम से वही रखी गई है जो पहले थी, 97, 66 और 47 बनी हुई है। समवर्ती सूची में जो विषय बढ़ाए गए हैं उनका उल्लेख है संविधान संशोधन के अधिकृत पाठ के अनुसार इस प्रकार से रखा गया। किसमें रखा जाएगा वो इस प्रकार से है कि जैसे 17 क में वन्य रखा है, 17 ख में वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण रखा गया है, 20 क में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन रखा गया है, 25 क में शिक्षा और 33 क में बांट और नापतोल रखे गए हैं। इस प्रकार से राज्य सूची के विषयों के क्रम से 19, 20, 29 और 36 निकाल दिए गए हैं। और लेकिन इनमें से राज्य सूची के विषयों की क्रम संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, वो संख्या वैसे के वैसे ही रखी गई है। भारत सरकार की विधि और न्याय विभाग द्वारा 1900, अगर हम बात करें इसकी डिटेल से, तो 1988 और इसके बाद 1992 और 1996 तथा 2000 ईस्वी में प्रकाशित संविधान से अधिकृत पाठ और अन्य सभी प्रकाशनों में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषयों की संख्या क्रम से 97, 66 और 47 बताई गई, यानी कि संख्या में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यही सही स्थिति है। अवशेष विषयों की जब हम बात करते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण का अधिकार इकाइयों को प्रदान किया गया है। लेकिन हम भारत की बात करें तो भारतीय संघ में कनाडा के संघ की तरह ही अवशेष विषयों के संबंध में कानून निर्माण की शक्ति संघीय व्यवस्थापिका को प्रदान की गई, यानी कि जो यूनियन है, सेंट्रल यूनियन है, उसको इस प्रकार के कानून निर्माण की बात का अधिकार सौंपा गया है। वो उस पर वो कानून बनाएगी, उसका ही कानून मान्य होगा।
अब हम बात करते हैं राज्य सूची। राज्य सूची के विषयों पर संसद की व्यवस्थापन की शक्तियाँ। व्यवस्थापन की शक्तियाँ क्या है, किस प्रकार से वो व्यवस्था बना के चलती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस संबंध में बात करेंगे। सामान्यतः संविधान द्वारा किए गए शक्ति विभाजन का उल्लंघन या किसी भी सत्ता द्वारा नहीं किया जा सकता है। यानी जो संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और समवर्ती सूची में 47 विषय हैं, तो वो संविधान के मूल स्वरूप में इन विषयों का विभाजन किया गया है। तो वो मूल स्वरूप में विभाजन उसी प्रकार से रहेगा। और इसके साथ ही हम कहें कि समवर्ती सूची में जो क्रम हैं, उन क्रमों को किसी प्रकार से हटाया नहीं गया है, वैसे के वैसे रखा गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय, यानी संसद में द्वारा अगर राज्य सूची का मतलब जिसमें 66 विषय हैं, समवर्ती सूची में 47 हैं और संघ सूची में 97 क्या नाम संघ सूची में ये विषय दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के अगर सत्ता संसद के द्वारा राज्य सूची में किसी विषय में किसी प्रकार से कोई बात होती है, तो किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघ सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा। यानी किसी राज्य व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी विषय निर्मित कानून को अवैध किया। लेकिन संसद के द्वारा अगर संसद ये चाहती है तो संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित, जिसमें राष्ट्र का हित हो, तथा राष्ट्रीय एकता, जिसमें राष्ट्र की एकता हो, यानी ऐसे विषय, ऐसे मामले जिनमें ये दोनों चीज़ें आती हैं कि पहले राष्ट्र हित हो, तो राष्ट्र हित सर्वोपरि होता है, वो पहले नंबर पे आता है। अगर राष्ट्रीय हित हो रहा है तो उसमें उसको ये अधिकार दिया गया है कि राष्ट्र हित पहले है। इसके साथ साथ ही अगर राज्य सूची के विषय, इसके अलावा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून निर्माण किया जा सकता है। यानी संसद को ये अधिकार दिया गया है कि अगर किस परिस्थितियां ऐसी आती हैं, विशेष परिस्थितियां आती हैं जिसमें ये संसद को ये अधिकार दिया गया है, यानी कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत संसद को ये अधिकार दिया गया है कि ऐसे मामले जो राष्ट्र हित के हों और साथ साथ में ही राष्ट्र एकता हेतु इंगित करते हों, तो उन विषयों पे, वो जो राज्य सूची के विषय हैं, उन राज्य सूची के विषयों पर कानून निर्माण संसद कर सकती है। उसमें किसी प्रकार कोई रुकावट नहीं आएगी। तो संसद को इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करने वाले संविधान के प्रमुख प्रावधान किए गए हैं। वो क्या क्या प्रावधान हैं, हम इस बात को लेकर चलते हैं कि अगर संसद चाहे तो राज्य सूची के विषयों में भी कानून बना सकती है, बशर्त है कि वो राष्ट्रीय एकता के हों और राष्ट्रीय हित के हों। राष्ट्रीय हित के हों तो भी राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, और राष्ट्रीय एकता के लिए हों तो भी कानून बना सकती है। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें संसद राज्य सूची के विषयों पे कानून बना सकती है, जिसमें पहला है राज्य सूची का विषय राष्ट्र महत्व का होने पर। यानी राज्य सूची का विषय तो है परंतु वो राष्ट्र महत्व रखने वाला है, तो ऐसे में राज्य सूची के उस विषय पर संघ सूची कानून बना सकती है, उसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। इसके साथ साथ ही राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने पर, यानी राज्यों की विधानमंडल, विधानसभाएं अगर ये इच्छा प्रकट करें कि इसमें केंद्र सूची, अगर केंद्र कानून बनाएगा तो सबसे उपयुक्त होगा, ऐसे में भी वो कर सकती है। इसके साथ साथ संकटकालीन घोषणा होने पर संविधान के अनुच्छेद 250 में ये प्रावधान किया गया है कि संकटकालीन घोषणा होने पर केंद्र यानी संघ सूची संसद उन पे राज्य सूची के जो विषय हैं उन पे कानून बनाने का कार्य करेगी। इसके साथ साथ ही विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन में भी, यानी ये अनुच्छेद 253 की बात है कि विदेशी राज्यों से हुई संधियों के पालन में भी केंद्र सरकार, अगर राज्य सूची का विषय होता हुआ भी, तो केंद्र सरकार उस पर कानून बनाएगी, संसद कानून बनाएगी। अगला है राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर,
यानी कोई प्रदेश या कोई राज्य संविधान के अनुसार शासन चलाने में विफल है या सफल नहीं हो पा रहा है या उसको दिक्कतें आ रही हैं, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। वो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आता है। इसके साथ साथ ही कुछ विधायकों को प्रस्तावित करने और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार अनुमोदन के लिए आवश्यक है। कुछ इस प्रकार के विधेयक होते हैं जिनकी केंद्र सरकार द्वारा या संसद की स्वीकृति लेना आवश्यक होता है, तो ऐसे में संसद उन पर कानून बना सकती है। धन्यवाद।